हाँ बताइए तरन्नुम। इस तमाम सरकारों को शामिल किए बिना ग्रस्त है। हम्म। सर इसमें मतलब इस कथन ये सर सभी मतलब सभी वर्गों को, महिलाओं और पुरुषों को, सभी वर्गों को समान मतलब समान भागीदारी शामिल करना इसमें आवश्यक बताया गया है। और मतलब इसमें मतलब क्या बोलते हैं, महिला और पुरुष को समान भागीदार करके समाज का मतलब विकास हो सकता है। इसके बारे में है तो सर इसमें मतलब इसमें क्या लिखेंगे, मनुष्य मतलब जो है सभ्यता के विकास का आधार मतलब समानता और न्याय पर टिका है। तो यह सत्य है कि समाज मतलब समाज का हर वर्ग, चाहे वो महिला हो और या पुरुष हो, तो विकास के किसी भी पहलू को अछूता नहीं रह सकता। अगर हम मतलब विकास अगर हमको करना है ना, तो स्त्री पुरुष की समान भागीदारी से मतलब पोषण नहीं किया जाता, तो वह संकट में पड़ जाता है। और मतलब इस कथन से ये समझ में आता है कि तथ्य की ओर मतलब ये संकेत करता है कि समाज में जो स्त्रियों की जो भूमिका है, तो उसको अनदेखा ना करें और सच्चे विकास की कल्पना मतलब इससे की जा सकती है। और अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो महिलाएं जो हैं वो हर युग में मतलब सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि मतलब ऐतिहासिक पक्ष में देखें कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे कि उदाहरण मतलब इसमें दे कि महिलाओं ने न सिर्फ मतलब सामाजिक जिम्मेदारियां ही नहीं निभाई, बल्कि राष्ट्र रक्षा, स्वतंत्रता और संग्राम में बराबरी से योगदान दिया, है ना। और इसमें मतलब जो महिलाएं हैं ना, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर पुरुषों के समान मतलब अवसर मिला के चली हैं। मतलब उनको मतलब अवसर नहीं मिल सके। और वर्तमान में जैसे महिलाओं को सशक्तिकरण और विकास के बीच में मतलब गहरा संबंध है। और भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जैसे कि सरकार ने नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। और लेकिन इसके बावजूद लैंगिक असमानता तो है ही, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे क्षेत्र महिलाओं के साथ भेदभाव की समस्या बनी हुई है। और विकास में महिला जो सहभागिता का महत्व मतलब देखे कि जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जैसे सतत विकास लक्ष्यों को गोल्ड में जैसे महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को केंद्र में रखा गया है नहीं। और इसका मतलब मुख्य उद्देश्य यह होगा कि जब तक हम समाज के आधे हिस्से मतलब जो महिलाएं हैं ना, उनको समान अवसर नहीं देंगे ना, तब तक कोई भी देश जो है संपूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर सकता। और इसमें मतलब उदाहरण देंगे जैसे कि शिक्षा है, तो भारत में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में लड़कियों की संख्या बढ़ी है अभी नीचे तबके में। और जैसे कि लेकिन जैसे उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। जैसे सर आप कह रहे थे कि गांव में 8th तक स्कूल होता है, गांव के लोग 8th तक पढ़ लेते हैं, फिर आगे वो स्कूल नहीं होता है तो आगे पढ़ते नहीं, मतलब जो गरीब गुरबा लोग होते हैं नहीं। और उससे जैसे आर्थिक क्षेत्र में जैसे कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में केवल 22% महिलाएं मतलब कार्यबल हैं। और जबकि यह संख्या जो विकसित जो देश है ना, तो विकसित देशों में काफी अधिक है। और इसको सर उसमें स्वास्थ्य लेवल पर महिलाओं को देखे तो इसमें जो मृत्यु दर है उसको कम करने में महिलाओं की मतलब स्वास्थ्य पर ध्यान देना मतलब अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और इसको वैश्विक लेवल पर देखे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखे तो विश्व स्तर पर महिलाओं की जो समान भागीदारी ने कई देशों को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जैसे कि स्कोडोनिया मतलब जो सर यूरोप में जो नहीं एक 3-4 देश मिलके जो स्कोडिनियाई देश जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन लैंगिक समानता पर काम करते हैं नहीं। और जैसे
आज विश्व के सबसे विकसित देशों में गिने जाते हैं, मतलब ये सारे देश 200 सॉरी देश मतलब। और जैसे कि भारत में इंदिरा नीलू, और जैसे इसमें सर इसके आगे नहीं आ रहा है, मतलब सर चुनौतियां बताते हैं, जैसे कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में कई बाधाएं हैं जैसे चुनौतियों में। तो जैसे कि सामाजिक रूढ़ियां, प्रत्यसत्तात्मक सोच है, और आर्थिक अवसरों की कमी है चुनौती में। और जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य में असमानता है। और जैसे इन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए नहीं, सरकार जो है वो सशक्त कानून मतलब बनाए, और जागरूकता अभियान और नीतिगत सुधार लाए, मतलब सुधार लाने की आवश्यकता है। और सर इसमें ये अब लास्ट में जैसे स्त्री और पुरुष दोनों के मतलब सरकारों को, मतलब जो सरकार है ना, स्त्री पुरुष दोनों को सम्मिलित करे, और केवल एक सामाजिक मतलब आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि यह सतत विकास की कुंजी है। और यदि भारत और विश्व महिलाओं की क्षमता को पहचान कर इसका समुचित उपयोग करे तो विकास अधिक समग्र और सुदृढ़ होगा। तो मतलब इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि विकास का मतलब स्त्री पुरुष की समान भागीदारी से पोषण ही उसका सच्चा स्वरूप है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो विकास संकट में पड़ जाएगा। बस सर इतना ही किया है इसमें। ठीक है और कोई बोलेगा? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो नूरी। पहले टॉपिक दिखाइए। लो बोलो। स्त्री पुरुष समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। सर पहले इसमें तो सबसे पहले दोनों जैसे स्त्री और पुरुष की समानता का महत्व एक्सप्लेन करेंगे। जैसे समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी हो किसी भी क्षेत्र में। ऐसे एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद इसमें समान अधिकार और अवसरों के बिना किसी भी वर्ग का योगदान अधूरा है। जैसे किसी भी मतलब दोनों को एक समान समझना चाहिए। और इसमें आर्थिक विकास पर इस पे मैं बता रही हूँ। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से देश की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, और पुरुषों और महिलाओं दोनों के श्रम का समान उपयोग आर्थिक संतुलन में बनाए रखना बहुत जरूरी है। और जैसे शिक्षा, बहुत सी लड़कियां पढ़ती नहीं है, मतलब पढ़ती हैं तो आगे नहीं जा पाती, मतलब इंटर तक पढ़कर खत्म कर देती हैं। तो ऐसा नहीं, दोनों लोग को मतलब जैसे लड़कों को बाहर भेजते हैं इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए, तो छोटे शहरों में नहीं भेजते, तो दोनों को भेजना चाहिए। जिससे महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देने से अगली पीढ़ी भी शिक्षित होती है। और स्वास्थ्य सेवाओं में स्त्री पुरुषों के बराबर सरोकार से संपूर्ण समाज स्वस्थ रहेगा। और समाज संरचना और निर्णय निर्माण में भागीदारी, महिलाएं परिवार और समाज के विभिन्न स्तरों पर बेहतर निर्णय ले सकती हैं। राजनीतिक और सामाजिक निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। लैंगिक भेदभाव के नकारात्मक प्रभाव भी समाज में देखे जाते हैं। जैसे महिलाओं के साथ भेदभाव से उनका आत्मविश्वास और क्षमता कम होती है। घरेलू हिंसा और असमान वेतन जैसी समस्याएं विकास में बाधा डालती हैं। संविधान और कानून में भी दोनों को एक समान ही दर्जा दिया जाता है। भारतीय संविधान स्त्री पुरुष समानता की गारंटी देता है। कानूनों का सही क्रियान्वयन समानता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। और जैसे वैश्विक उदाहरण भी हम ले सकते हैं, जिन देशों में महिलाओं को समान अवसर दिए जाते हैं वे देश तेजी से विकास करते हैं। जैसे नॉर्वे, सूडान और अमेरिका जैसे देशों में स्त्री पुरुष समानता का उच्च स्तर और विकास दर भी अधिक है। और सांस्कृतिक और पारंपरिक बाधाएं भी, मतलब भेदभाव जो होता है उसमें भी बाधाएं हैं। तो ये सोच बदलनी चाहिए हम लोगों को, और अच्छा मतलब एजुकेशन के लिए अच्छा उन्हें दर्जा देना चाहिए। और इन बाधाओं को हटाने के लिए जागरूकता और शिक्षा बहुत जरूरी। और जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी ले सकते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जीडीपी लक्ष्यों में लैंगिक समानता का एक प्रमुख लक्ष्य है। बिना लैंगिक समानता के सतत विकास
संभव नहीं है। और सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, समानता केवल विकास का मुद्दा नहीं बल्कि एक मूलभूत मानव अधिकार है। सामाजिक न्याय बिना लैंगिक समानता के समानता अधूरा है। ऐसा सब सर लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ बताएगा? अमित। ठीक है सर, मैं बताता हूँ सर। स्त्री पुरुष के समान सरोकार को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। ठीक है सर। तो इसमें पहले तो स्त्री और पुरुष के समान कार्यों को दर्शाते हुए इनके महिलाओं के जो पिछड़ेपन और उनको एक ओछी नजर से देखने का कारण स्पष्ट करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। विकास एक ऐसा बहुआयामी प्रक्रिया है जो केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और सांस्कृतिक प्रगति जैसे अनेक पहलू भी शामिल हैं। जब हम किसी समाज या देश के विकास की बात करते हैं तो यह अनिवार्य है कि उसमें सभी वर्गों, लिंगों और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। स्त्री और पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास अधूरा है और अंततः यह एक संकटग्रस्त स्थिति उत्पन्न करता है। विकास और समानता का अंतर संबंध, विकास एक अलग चीज है और समानता इससे रिलेटेड एक अलग चीज है। ठीक है सर। विकास और समानता की घनिष्ठ संबंध है। किसी समाज का समुचित विकास तभी संभव है जब उसमें सभी वर्गों के लिंगों को समान अवसर प्राप्त हो। हालांकि ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को उनकी क्षमता और योगदान के बावजूद विकास प्रक्रिया से अलग रखा गया, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, राजनीति हो, स्वास्थ्य हो, या महिलाएं अक्सर हाशिए पे रही है। और महिलाएं कुछ भी अगर समाज में नया करना चाहती है तो रूढ़िवादिता से हटकर तब उनपे एक पाबंदी लगाई जाती है, जिससे कि महिलाओं का विकास कई सालों से, भारत में तो हजारों सालों से महिलाओं का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। असमानता से ये आयाम न केवल व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं बल्कि यह समाज और राष्ट्र के समग्र विकास को भी बाधित करते हैं। महिलाओं की क्षमताओं को नजरअंदाज करना मानव संसाधनों के एक बड़े हिस्से को उपेक्षित करता है। इसमें स्वामी विवेकानंद का एक कोट है सर, कि जिस प्रकार एक पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकती, उसी प्रकार एक समाज महिलाओं की उपेक्षा करके विकसित नहीं हो सकती। विकास में स्त्री की भूमिका, विकास में स्त्री की भूमिका क्या क्या है? आर्थिक स्थिति, आर्थिक विकास इसमें पहला होना चाहिए, आर्थिक विकास। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसा है स्त्रियों का विकास, विकास में भूमिका, और सामाजिक परिवर्तन में स्त्रियों की क्या भूमिका है। तो जैसे आर्थिक विकास, महिलाएं एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति हैं। ठीक है सर। जैसे कि 50% मान के चलो कि अभी भारत में 50% लोग मेन पॉपुलेशन वो काम करते हैं, लेकिन वो केवल 8 से 10 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, बाकी के उनके घर की देख रेख, उनके बच्चों को संभालना, ये सारी जिम्मेवारी एक महिला के ऊपर ही होती है। और इसमें थोड़ा सा कोट भी है सर, कि एक स्त्री जो यह समझती है कि एक घर चलाने में क्या समस्याएं हैं, वह यह समझने के बहुत नजदीक है कि एक देश चलाने में क्या क्या समस्याएं होती है। यानी कि वो कह सकते हैं साधा आम भाषा में कि महिलाएं घर चला सकती हैं, वो समाज चला सकती हैं, प्रदेश चला सकती हैं और देश भी चला सकती हैं। जो कि जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी जी थे, कोई नहीं जानता था कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल इतना स्वर्णिम काल रहेगा। और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल देवी थी, जब पहली राष्ट्रपति बनी थी तो लोगों में वह भावना नहीं थी कि वो कैसे इतने बड़े पद को सेना कमांडर की अध्यक्षता कर पाएंगे, लेकिन फिर लगातार उनके कर्मठता से देखा गया कि ये बहुत ही सुयोग्य राष्ट्रपति घोषित हुई थी। फिर देखा जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य में स्त्रियों की क्या विकास में भूमिका है। महिला की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश से केवल व्यक्तिगत परिवारों को ही नहीं बल्कि समाज को भी लाभ होता है। एक शिक्षित महिला अपने परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण को बेहतर बनाती है। ठीक है सर। और सामाजिक परिवर्तन में क्या क्या भूमिका रही है महिलाओं की? महिलाएं सामाजिक परिवर्तन और न्याय दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक समस्याओं को
कम किया जा सकता है। कि जैसे वो कौन थी जो जिन्होंने नाम भूल गई उनका, वो आगे मैंने पढ़ा था। अच्छा आगे मैं बताता हूँ, नाम याद आता है तो। समान सरोकार के अभाव में उत्पन्न संकट, आर्थिक असमानता। ये जो समान सरोकार के अभाव में उत्पन्न संकट है वो कौन कौन से हैं? पहला आर्थिक समानता, सामाजिक असमानता, राजनीतिक सहभागिता में कमी, पर्यावरणीय संकट और भी है सर। तो पहले देख लेते हैं कि समान सरोकार के अभाव में उत्पन्न संकट में आर्थिक असमानता क्या क्या है। कि महिलाओं को समान अवसर न मिलने से देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को समान मजदूरी न देना या उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र में सीमित रखना राष्ट्रीय आय में बड़े अंतर को दर्शाता है। जैसे कि इंडिया में आज भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें महिलाओं को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमारे डीपीएससी का वो उसमें डीपीएससी के भाग में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन भारत में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अभी भी महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। फिर सामाजिक असमानता, महिलाओं की आवाज को दबाने और उनके मुद्दों को दरकिनार करने से समाज में असंतुलन और असमानता उत्पन्न होती है। यह असमानता महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। एक सेकेंड सर। राजनीतिक सामाजिक असमानता, महिलाओं की आवाज को दबाने और उनके मुद्दों को दरकिनार करने से आवाज में असंतुलन, असमानता उत्पन्न होती है। यह असमानता महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करती है। राजनीतिक सहभागिता में कमी है महिलाओं की। जैसे कि इंडिया एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश तो है, मगर इंडिया से भी ज्यादा जो छोटे देश हैं उनमें बहुत सालों से, जब वे स्वतंत्र हुए उस समय से ही वहां महिलाओं की पार्टनरशिप को 50% रखा गया। इनफैक्ट पाकिस्तान में भी वो ऐसा है ना कि भारत से ज्यादा मतलब कि वहां के संविधान में और क्या कहते हैं सेना में और पार्लियामेंट में और भी प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं को 50% आरक्षण लगभग मिली हुई थी। फिर आता है पर्यावरणीय संकट। पर्यावरणीय संकट में क्या क्या होगा? महिला की भागीदारी के बिना पर्यावरण संरक्षण के प्रयास भी अधूरे हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पर्यावरण संरक्षण की मुख्य भागीदारी होती है, लेकिन उन्हें अक्सर विकास योजनाओं से बाहर रखा जाता है। महिलाओं को देखकर ये समझा जाता है कि जो ये महिलाएं शरीर से कमजोर हैं तो वो मानसिक रूप से, दिमागी तौर पे भी कमजोर होंगी। ये ऐसा रूढ़िवादी सोच है, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। स्त्री पुरुष समानता से विकास को बढ़ावा मिलता है। स्त्री पुरुष समानता से विकास को बढ़ावा मिलता है किस प्रकार? पहला तो है कि मानव समान अधिकार और अवसर के क्षेत्र में, नीतिगत सुधार में, शिक्षा और जागरूकता में, राजनीतिक भागीदारी में, महिला पुरुष साझेदारी में। ठीक है सर। तो ये देख लेते हैं कि समान अधिकार और अवसर, महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देकर उनकी क्षमताओं का उपयोग में लाया जा सकता है। यह केवल मानवाधिकारों का मुद्दा नहीं, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी लाभप्रद है। कि जैसे है ना सर कि एनसीईआरटी के किताबों में भी फ्रंट पेज पे फोटो लगी होती है कि कोई आदि मानव है जो कि पुरुष है, वो पत्थर से घिसकर आग निकाल रहे हैं। लेकिन एक कोट भी है सर कि बता रहा हूँ सर, एक कोट है जिसमें कि लिखा गया है कि भले पुरुषों ने आग का इस्तेमाल सबसे पहले शुरू किया होगा, लेकिन उसको सुचारू रूप से प्रक्रिया में शामिल किया होगा महिलाओं ने ही। क्योंकि आज नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि आग भी जलाने का काम महिलाओं ने ही सीखा होगा पहले, पुरुषों ने नहीं। लेकिन एनसीईआरटी के बुक पे ये भले ही चिपका हुआ है। और कि खाना बनाने का काम आज से नहीं, बरसों से, कई हजारों सालों से महिलाओं ने ही अपने हाथ में ले रखा है, और ये जबरन करवाया जाता है, ना कि कोई औरत अपनी मर्जी से करती है। तो ये हो गया। और नीतिगत सुधार में क्या हो सकता है कि महिलाओं के लिए विशेष नीतियां जैसे मातृत्व अवकाश, समान वेतन और कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन उन्हें सशक्त बनाता है। जैसे कि कार्यस्थल पर ना मैक्सिमम केसेस ये हैं
कि उनसे सेक्स की डिमांड की जाती है महिलाओं से, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, चाहे वो छोटे अधिकारी हो या कोई बड़ी अधिकारी महिला हो, तो वो उनको ये भेदभाव झेलना पड़ता है। और शिक्षा और जागरूकता में महिलाएं शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देकर उन्हें विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बनाया जा सकता है। राजनीतिक भागीदारी, पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने से समाज की समग्र समस्या को बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। महिलाएं पुरुष भागीदारी, विकास प्रक्रिया में पुरुषों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। लैंगिक असमानता की दिशा में पुरुषों की सोच बदलने और उनकी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने से समाज में स्थायी बदलाव संभव है। अब भारत के संदर्भ में स्त्री और पुरुष समानता के बारे में देखते हैं कि भारत जैसे देश में जहां आधी आबादी महिलाएं हैं, वहीं विकास की प्रक्रिया में उनकी अनदेखी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि हाल के वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई पहल की गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिलाओं के लिए मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण बिल, ये सब यथार्थ है सर। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत में बेटियों को बचाने की आवश्यकता है, बेटियों को पढ़ाने की आवश्यकता है, और हमारे आजादी को लगभग 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी हम आज भी बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए मुहिम चला रहे हैं, और आज तक हम सफल इसमें नहीं हो पाए हैं। महिलाओं के लिए मुद्रा योजना ये दिखाती है कि हम आज भी महिलाओं को वो समान अधिकार पुरुषों के बराबर नहीं दे पाए हैं, जिससे कि महिलाएं भी कुछ अपने हाथों से कोई व्यवसाय शुरू कर पाए, क्योंकि उनके पास पैसे के लिए वो हमेशा पुरुषों पे डिपेंडेंट रहती हैं। तो कन्या समृद्धि योजना, फिर महिला आरक्षण बिल, इन प्रयासों के बावजूद सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण महिलाओं को पूर्ण भागीदारी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। और थोड़ा सा यहाँ पे कोट है सर महिला आरक्षण बिल पे सर, कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये मजाज लखनवी का कोट है सर। और इसके बाद फिर एक निष्कर्ष है कि विकास एक समग्र प्रक्रिया है जो समाज के सभी वर्गों, लिंगों और समुदायों को साथ लेकर ही संभव है। यदि महिलाओं और पुरुषों को समान सरोकार को विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया तो यह प्रक्रिया असमान और असंतुलित रहेगी। यह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। महिला इस समय की आवश्यकता है कि विकास के सभी पहलुओं में स्त्री और पुरुष की समान भागीदारी सुनिश्चित की जाए। स्त्री पुरुष समानता केवल एक नैतिक और सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है जो समाज और देश को संकट मुक्त कर समृद्धि की ओर ले जा सकती है। हो गया सर। ठीक है, और किसी कुछ बोलना है? चलो ठीक है, मैं क्या निबंध पढ़ते हैं अब। स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। स्त्री, देखो पहली बात तो इसमें यस नो वाला आएगा, यस 90% ही आएगा, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। देखते हैं क्या किया है इन्होंने। स्त्री और पुरुष केवल स्वयं के जीवन के पहिए नहीं है, पहले संपूर्ण ब्रह्मांड दोनों के अस्तित्व का परिणाम है। दूसरी बात, हाँ ये वर्ल्ड लेवल पे आप लिख सकते हो। अतः एक पर बल देने या एक की ही इच्छा के अनुकूल नीति बनाने से विकास की कल्पना संभव नहीं है। यह पंक्ति हमें समावेशी विकास, सतत विकास व लिंग समानता पर बल देने के लिए प्रेरित कर रही है। जब तक स्थितियों की स्थिति का अनुकूल नहीं बनाया जाएगा तब तक किसी भी देश का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना असंभव है। भारत के अन्य विशेषकर पश्चिमी देशों से थोड़ी सेंटर इन्फॉर्मेशन देखो यहाँ पे, तुलना करने पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वर्तमान समय में भी भारत की स्त्रियों की पश्चिमी देशों की स्त्रियों की तरह स्वतंत्रता या सोचने या रहने की आज़ादी अभी तक नहीं है। पहली बार जब आप ये लिख रहे हो तो पहले डाटा दो ना कि क्या अंतर है भारत और पश्चिम के देशों में। यह भी भारत का पश्चिमी देशों से पिछड़ने का प्रमुख कारण रहा है। जब भारत में स्त्रियों सती प्रथा घर की 4 दीवारों से जूझ रही थी, तब पश्चिम में औरतें छोटे कपड़े पहनना, बच्चों के लिए केयर टेकर रखना इत्यादि विषयों पर चर्चा कर रही थी। बाद में हर राज्य के अनुसार महिलाओं की स्थिति में असमानता है। कुछ राज्यों में पितृसत्तात्मकता पर अधिक बल दिया गया है, जिसके कारण वह राज्य अन्य राज्यों की अपेक्षा पिछड़ रहा है।
किंतु ऐसा भी नहीं है कि बाद में स्त्रियों की दशा पर गौर नहीं किया गया हो, बल्कि जिस समय पश्चिमी देशों में, अब ये क्या, ये कैसे कर दिया, एक सीक्वेंस में बनाया करो, नारीवादी जैसी विचारधाराओं पर बल दिया जा रहा था, तो उस समय भारत उपनिवेश था, उस समय महिला साक्षरता 10% थी। भारतीय समाज का भी इस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अगर हम छोटे गाँव का उदाहरण लेकर बताएं तो अगर एक स्त्री ज़्यादा पढ़ा लिखा, ये अच्छा वर्ड यूज करो, जाए तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ही उसका मजाक बनाएगी। साथ साथ ही उसे बचपन से ही उसकी हदें समझा दी जाती है, उसे कैसे हंसना, कैसे बोलना, कैसे चलना है। एक प्रसिद्ध पुस्तक सेकंड सेक्स के अनुसार स्त्रियां पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। किंतु सरकार ने इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम कदम प्रयास किया है, नीतियाँ बनाई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार के प्रयासों के माध्यम से अनेक महिला अपने जीवन के साथ साथ देश के भी उस शिखर पर लेकर जाने में अपना योगदान दिया है, जैसे कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, साइना नेहवाल इत्यादि। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है, जहां नर व नारी दोनों कंधा मिलाकर चलेंगी, तभी राष्ट्र की उन्नति संभव होता है। यह आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया जाए। नहीं मैं कि इनकम्प्लीट ऐसे है, ऐसे नहीं होता है। देखो, पहली बात तो इसमें यह समझना जरूरी है, स्त्री पुरुष के समान सरोकारों को शामिल किए बिना विकास संकटग्रस्त है। ठीक है, तो पहली बात है कि भाई स्त्री पुरुष को दोनों को समान लेके चलना पड़ेगा, नहीं समान लेके चलेगा तो संकटग्रस्त कैसे हो जाता है विकास, वो आपको बताना है। ठीक है, याद रखना कि इसमें दोनों चीज़ें आपको हर लेवल पे लेके चलना है। विकास कैसा आएगा, सामाजिक विकास आएगा, आर्थिक विकास आएगा, वैज्ञानिक विकास आएगा, नैतिक विकास आएगा। महिलाएं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर पुरुष नहीं रहते हैं, तो मतलब हर एंगल से आपको लिखना पड़ेगा, कैसे संकटग्रस्त हो जाएगा, फिर आखिर में आप समाधान बताओगे। या आपका ऐसे सही नहीं है, मैं बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। चलो दूसरा, ऐसे पहले मैं का पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में बताना आप लोग। आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का आधिक्य नस्लें बर्बाद करता है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। एक सामान्य पुरुष अपने जीवन में अपने परिवार को अधिक से अधिक देने की चाह में अपना संपूर्ण जीवन व स्वास्थ्य लगा देता है, सारी उम्र उसी में गुजार देता है, अपनी सुख व शांति को छोड़कर उसी में लीन रहता है और अंत में बीपी, शुगर आदि बीमारियों का शिकार बनकर रह जाता है। ये इंग्लिश में मत लिखो, हिंदी में लिखो। अर्थात आवश्यकता पूरा करना अनुचित नहीं है, किंतु वह अपने मोह या अन्य कारकों के आवेश में आकर के अपना सर्वस्व त्याग कर, ये भी गलत है, भौतिक वस्तु के पीछे भागना अनुचित है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मनुष्य ही तृष्णा उसके दुख का कारण है, अतः इंसान को थोड़ा मिलने के बाद वह ज़्यादा की तरफ भागने लगता है, जिससे वह अपनी वर्तमान स्थिति को भी खराब कर लेता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई इंसान खाने का शौकीन है तो वह अधिक तला हुआ खाना खाकर अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेता है। ठीक इसी प्रकार धन का लोभी धन के पीछे पड़कर सही या गलत का निर्धारण करना भूल बैठता और भ्रष्टाचार जैसी समस्या को जन्म देता है, जैसे पूजा खेड़कर। ठीक उसी प्रकार अपनी हवस को पूर्ति करने वाले सब कुछ भुलाकर केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रेप बलात्कार एक ही होता है, जैसे कृत्यों का अंजाम देते हैं, जैसे कोलकाता रेप केस। वर्तमान में केवल ज्ञान शौकत के कारण अमेरिका का एक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक 6 गुना भोजन बियर का इस्तेमाल कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आने वाली नस्लों नष्ट करने पर बल दे रही है। अरे सही से एग्जाम्पल दो। प्रारंभ में हथियार का निर्माण स्वयं की रक्षा करने के लिए हुआ था, किंतु वर्तमान में इसका प्रयोग किसी हद तक बढ़ चुका है। इन सबका प्रमुख कारण भौतिकवाद, प्रतिस्पर्धा, दिखावा इत्यादि है। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में शांति को भूल चुके हैं, उन्हें केवल प्रतिस्पर्धा ही दिखाई देती है। अतः व्यक्तियों को आत्मचिंतन में बल देकर अपनी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, जिससे विश्व राष्ट्र समय के जीवन में शांति का विस्तार हो। मैं तुम्हारा आधा अधूरा ऐसे लिख रही हो, ये कुछ ही काम का नहीं है। ऐसे तुम पेज भर रही हो बस बड़े बड़े लिख के, उससे क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट, डाइवर्सिटी, ये ऐसे में कहाँ से आएगा? विदाउट वैसे नहीं है ये। अब देखते हैं, रुको एक मिनट। यूपीएससी
अब बताओ सब लोग इसके बारे में। औसत लोग जन्य तो लोग आदि के नस्ली ने बात करता। बताइए कौन बताएगा इसके बारे में। तरुणम, चलो ठीक है, आप बताओ जल्दी से। तरुणम, तरुणम बताइए। हाँ बताइए। आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का अधिक नस्लें बर्बाद करता है। जैसे कि पर जो मनुष्य है ना, उसकी आवश्यकताएं तो सीमित है, पर मतलब उसकी इच्छाएं तो असीमित है। तो यह कथन ना मानव स्वभाव की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है जहां आवश्यकता से उत्पन्न लोभ अर्थात न केवल व्यक्ति बल्कि पूरी नस्ल को हानि पहुंचाने में सक्षम होगा। जैसे कि आवश्यकता मानव अस्तित्व का आधार है, पर मतलब लेकिन यह आवश्यकता लोभ का रूप भी ले लेती है। तो इसका परिणाम जो है ना, वो समाज और पर्यावरण दोनों के लिए मतलब हानिकारक होगा। जैसे हानिकारक को सर विनाशकारी मतलब हाँ मतलब विनाशकारी होगा। तो आवश्यकता और लोभ इन दोनों के बीच में मतलब अंतर और संबंध को समझे तो देखिए कि जो आवश्यकता है ना और लोभ, इन दोनों के बीच में सूक्ष्म अंतर है। तो ये आवश्यकता वह है जो जीवन जीने के लिए अनिवार्य होती है। जैसे कि सर हम लोग ना भोजन, वस्त्र, कपड़े मतलब भोजन, वस्त्र हो गए, और जैसे कि आवास है, तो ये सब हम दूसरी ओर मतलब जैसे कि देखिए अनियंत्रित इच्छाएं और ये सारी चीजें मतलब रोजमर्रा जिंदगी के लिए आवश्यक हैं। और जैसे दूसरी तरफ देखें कि जैसे हम लोगों को लोभ होता है, अनियंत्रित मतलब लोभ हो जाता है, इच्छाओं और वासनाओं का अपर्याय है। उदाहरण दें कि जैसे एक व्यक्ति है, उसको जीवित रहने के लिए जैसे केवल रोटी की आवश्यकता होती है, लेकिन जब वह रोटी के साथ में अधिक भोजन की तरफ और अधिक विशालता वस्तुओं को जुटाने का जब प्रयास करने लगता है नहीं, तो उसको मतलब तो वो लोभ का स्वरूप ले लेता है। जब अधिक चीजों को जुटाने का प्रयास करता है तो वो लोभ का स्वरूप ले लेता है। फिर अतः मतलब इस अंतर को समझने के लिए जल संकट का उदाहरण ले। जैसे सर अभी जल के बारे में आपने पढ़ाया था, तो उसमें पानी जैसे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब हम इसे बिना सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो निजी लाभ के लिए हड़प मतलब लिया जाएगा जब ज्यादा करेंगे। तो यह लोभ का ही परिणाम है। और यही कारण है कि आज भारत के कई क्षेत्र में जैसे जल संकट से जूझ रहे हैं। जैसे सर अभी जल के बारे में आप बता ही रहे थे। हाँ, तो जैसे लोभ का प्रभाव अब क्या पड़ सकता है पर्यावरण पर ज्यादा अगर हम लोभ करेंगे तो। और जैसे कि औद्योगिक क्रांति ने जैसे मनुष्य की आवश्यकता से अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। आज जैसे हम लोभ के चलते प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, और मतलब अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो इसके परिणामस्वरूप जैसे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, और वनों की कटाई अधिक कर रहे हैं, अंधाधुंध कर रहे हैं नहीं, और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं इसके सामने आ रही हैं। ये लोभ का प्रभाव। और इसको जैसे उदाहरण दें कि जैसे वनों की हम ना कटाई बहुत मतलब कर रहे हैं अपने लोभ के कारण। जंगलों में रहने वाले जानवरों को भी, उनकी नस्लों को भी खतरा मतलब बन सकता है ना जब ज्यादा पेड़ काटेंगे। तो जैसे कि भारतीय बाघों की जो बाघ है उनकी जो संख्या है वो भी घट जाएगी। तो ये भी एक सटीक उदाहरण इसमें बैठेगा। और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मतलब हम ज्यादा लोभ करेंगे तो इसके कारण हमारी जो सामाजिक असमानता है और अपराध है वो बढ़ते जाएंगे, और धन और शक्ति की अधिकता की इच्छा भी बढ़ेगी, और इससे इच्छा बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार भी होगा, चोरी भी लोग करेंगे, और शोषण को भी बढ़ावा देंगे इससे। इसको जैसे कि इसको आर्थिक में मतलब इसको उदाहरण दें, जैसे वैश्विक आर्थिक संकट 2008 में मतलब आया, तो इससे वित्तीय संस्थानों के लोभ का परिणाम था। मतलब जब 2000 में वैश्विक आर्थिक संकट आया था, तो ये वित्तीय संस्थानों का लोभ का परिणाम था। तो इस संकट ने लाखों लोगों को बेरोजगार बना दिया और विश्व अर्थव्यवस्था को हिला दिया था।
अब इसको लोभ का मतलब हाँ नस्ल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब हम लोभ को नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, मतलब ज्यादा लोभ करेंगे तो नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तो इससे हमारी नस्ल को बर्बाद कर देता है, मतलब ये नस्लों को बर्बाद कर देगा। और नैतिकता, मूल्य और जैसे संस्कृति के पतन का कारण बन जाएगा। जैसे आधुनिक समाज में बढ़ती उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति और क्या क्या उदाहरण, जैसे कि जहाँ लोग ना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की मतलब जगह ना असीम इच्छाओं का, बहुत ज्यादा इच्छाओं के पीछे लोग भाग रहे हैं। एक चीज मिलती है तो दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। जैसे कि हाल ही में जैसे कि सोशल मीडिया से उदाहरण इसका दे सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया है ना, तो इस पर ध्यान दें, मतलब सोशल मीडिया पर ध्यान और प्रसिद्धि मतलब फेमस होने के लिए प्रसिद्धि पाने का जैसे लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की ओर धकेल रहा है। लोग उसको प्रसिद्ध होने के लिए बहुत ज्यादा उसमें जुटे हैं। और इसको जैसे हम इसको जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज के दौर में जैसे उपभोक्तावाद है और भौतिकता के बढ़ते प्रभाव ने लोभ को और अधिक बढ़ा दिया है। जो लोग है ना, तो अपनी जरूरतों से अधिक वस्त्र, गाड़ियां बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। जैसे ये विशालता की चीजें खरीदने की होड़ में लग गए, मतलब लोग के पास एक गाड़ी है तो दूसरी भी खरीद लेते हैं। जिससे मतलब इसका परिणाम ये हो जाता है, लोग ना कर्ज से भी दब जाते हैं, मानसिक तनाव भी हो जाता है उनको, और पारिवारिक समस्याओं के रूप में सामने आने लगता है ये सारी चीजें। और जैसे कि लोग ना पर्यावरण के तौर पे देखे, पर्यावरण में देखे तो जैसे कि वर्ल्ड में देखे तो अमेजन जंगल है ना, तो हम उनको काटेंगे तो कृषि भूमि बदलने का लोग न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा, बल्कि जो आने वाली नस्लों को भी खतरा होगा। और सर इससे जैसे आर्थिक लोग, जैसे अमीर लोग नहीं होते, अमीर और गरीब, इन दोनों के बीच में बढ़ती खाई मतलब इस बात का संकेत करेगी कि लोभ जो है आर्थिक असमानता को जन्म देता है। ये हो जाएगा। इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, तो जो लोभ को नियंत्रित करने के लिए नैतिक शिक्षा लोगों के बीच में करें और सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। और जैसे कि ना हमें गांधी जी को एक कथन को याद करना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था, पृथ्वी हर किसी की जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हर किसी के लालच को नहीं। और गांधी जी ने कहा था। फिर उसके बाद नैतिक शिक्षा में मतलब ले जाके इसको सुधार के तौर पे देखें, जैसे कि बच्चों को प्रारंभ से ही हम संकेत करें, उनको नैतिकता का मतलब पाठ पढ़ाना चाहिए। अब जैसे कि नहीं एथिक्स हम लोग अब पढ़ रहे हैं, सब पहले से पढ़ा देना चाहिए लास्ट में। जैसे नैतिक शिक्षा था पहले, अब पता नहीं सर स्कूल में चलता है कि नहीं, ताकि भी आवश्यकता और लोभ के बीच अंतर समझ सके। सर बचपन से ही हमको एक करने की जरूरत है, नहीं सर? इससे और सर दूसरा जैसे संवेदनशील उपभोग, जैसे जो संसाधन है ना उसके सतत उपयोग को बढ़ावा देकर हमें लोभ को कम किया जा सकता है। और इसको कानूनी मतलब प्रबंधन देखें, जैसे कि सर भ्रष्टाचार हो गया, अवैध खनन करते हैं है ना, और अत्यधिक दोहन पर हम लोग को रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, मतलब सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। फिर इसको लास्ट में ये लिखेंगे, जैसे कि आवश्यकता जो है लोभ की जननी है, तो तथा लोभ का अधिक नस्लें मतलब ये बर्बाद कर देगी, और केवल एक विचार ही नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। हमें यह समझना होगा कि आवश्यकता और लोभ इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना होगा। मतलब ये तो केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी आवश्यक है। तो इसको उदाहरण देंगे, जैसे कि अगर हम आज अपने जल संसाधनों को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, जैसे आप अभी जल संसाधन के बारे में समझा भी रहे थे, कैसे मतलब तमिलनाडु के पास में पानी से कनेक्टिविटी करके मतलब जल संसाधन कैसे करते हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां है ना, तो वो भी सुरक्षित रहेंगी और स्वास्थ्य जीवन भी मतलब अच्छे से जी सकेंगी। तो इसलिए आवश्यकता है कि संतोष के साथ हमें लोग को संयम के साथ में नियंत्रित करना ही सच्चा मतलब विकास है। बस ठीक है। और कोई बोलेगा? ठीक है सर, मैं बोलता हूँ। बोलो। जैसे आवश्यकता लोभ की जननी तथा
वो क्या है, एक सेकंड। लोभ का आधिक्य नस्लें बर्बाद करता है। हाँ, आवश्यकता लोभ की जननी है तथा लोभ का अधिक नस्लें बर्बाद करता है। तो ये है कि आवश्यकता लोभ की जननी है तथा तथा लोभ का अति, लोभ जो है ना अति नाश को ले आता है। अगर आप लोभ करेंगे तो अति नाश आ सकता है। आवश्यकता मानव जीवन का आधार है। यह वही प्रेरणा है जिसने मानव सभ्यता को विकास और प्रगति की ओर अग्रसर किया। आवश्यकता ने हमें आविष्कार करना, नए संसाधन खोजना और जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करना सिखाया। लेकिन आवश्यकता तब जब अनियंत्रित होकर लोभ में परिवर्तित हो जाती है तो यह न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज और सभ्यता को पतन का कारण बनती है। लोभ एक ऐसी भावना है जो संतोष का ह्रास और लालच की अधिकता को जन्म देती है। इस निबंध में हम आवश्यकता और लोभ के बीच संबंध, उनके प्रभाव, उनके संतुलन को बनाए रखने के महत्व पर बात करेंगे। आवश्यकता विकास की प्रेरणा है। आवश्यकता जो है ना विकास की प्रेरणा है। कैसे? प्राचीन काल से ही आवश्यकता ने मानव को प्रगति की दिशा में प्रेरित किया है। जब भोजन, वस्त्र और आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न उठा तो मानव ने कृषि, वस्त्र निर्माण और स्थापत्य कला का विकास किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि आवश्यकता ने ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में क्रांति लाने का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे कि आवश्यकता और आविष्कार, कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब मानव को आग की आवश्यकता पड़ी तो उसने अग्नि उत्पन्न करने के तरीकों की खोज की। यातायात की आवश्यकता ने पहियों का आविष्कार किया और आधुनिक युग में संचार की आवश्यकता ने इंटरनेट को जन्म दिया। सामाजिक सुधार, आवश्यकता ने सामाजिक संरचना में सुधार लाने का भी कार्य किया। महिलाओं की शिक्षा, बाल अधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दे भी आवश्यकताओं से ही प्रेरित है। लोभ आवश्यकता की विकृत रूप है। लोभ है ना आवश्यकता की एक विकृत रूप है। जब आवश्यकता अपनी सीमाओं को पार कर जाती है और अधिक पाने की लालच में बदल जाती है तो यह लोभ बन जाती है। लोभ वह मानसिक स्थिति है जो संतोष का ह्रास करती है और व्यक्ति को अनैतिक, भ्रष्टाचार और अहिंसा को प्रेरित करते हैं। जैसे कि व्हाइट गुड्स, ये जो व्हाइट गुड्स होते हैं सर, जैसे महंगे महंगे कार और महंगे महंगे घर, महंगे महंगे क्या बोलते हैं वो गैजेट, जो कि अगर हम देखें तो एक छोटी कार से भी जीवन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लोग दिखावे के लिए या फिर और महंगी कार ले लेते हैं, उसके लिए वे भ्रष्टाचार, हिंसा जैसी अनैतिक कार्य में संलिप्त रहते हैं। क्योंकि सामान्य लोगों के पास भारत में आज भी छोटी मोटी कारें होती हैं और आप देखोगे जैसे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के पास दिखावा करने के लिए भ्रष्टाचार करके वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेते हैं। लोभ के लक्षण क्या क्या है? संतोष का अभाव। लोभी व्यक्ति कभी भी अपने पास उपलब्ध संसाधनों से संतुष्ट नहीं होता है। एक गाड़ी खरीदते हैं, फिर लगता है कि मार्केट में कोई नई गाड़ी आ गई है, चलो थार ले लेते हैं। ये शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए वो ऐसा करते हैं, जिससे संसाधन पे बहुत अधिक दबाव पड़ता है। अनैतिकता, लोभ के कारण व्यक्ति चोरी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों की ओर अग्रसर होता है। सामाजिक असमानता, लोभ धन और संसाधन का असमान वितरण करता है, जिससे समाज में गरीबी और असमानता बढ़ती है। लोभ के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? लोभ का परिणाम अंततः विनाशकारी होता है। यह न केवल व्यक्ति को मानसिक और नैतिक रूप से पतित करता है बल्कि समाज, पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। लोभ के ऐतिहासिक और आधुनिक उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, आधुनिक संदर्भ में देखेंगे। ऐतिहासिक परिवेश में देखें तो महाभारत में दुर्योधन का लोभ कौरवों और पांडवों के बीच विनाशकारी युद्ध का कारण बना। औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शक्तियों का लोभ ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए प्रेरित करता रहा। और आधुनिक संदर्भ यह है कि पर्यावरणीय संकट में, औद्योगिक युग में प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन ने ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के संकट को जन्म दे दिया। ये आधुनिक संदर्भ में बोले तो जो हमारे जंगल के जीव थे, फ्लोरा फौना थे, उनका अति दोहन किया गया। जैसे कि टाइगर हो गए, लायन हो गए और भी लेपर्ड हो गए, इन सबका उनके
स्किन के लिए, उनके उनके खालों की बिक्री के लिए भारत में कई शेर मार दिए गए, कई बाघ की प्रजातियां खत्म कर दी गई, और आज हम उस बाघ को संरक्षित करने में हम अपनी बहुत सारी संसाधन को खर्च कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं। आर्थिक असमानता, कॉर्पोरेट जगत में लोभ के कारण गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजनीतिक और प्रशासन में लोभ के कारण विकास परियोजनाएं अधूरी रह जाती हैं और समाज में असंतोष बढ़ता है। अमीर और अमीर होते जाता है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। आवश्यकता और लोभ के बीच में बैलेंस कैसे करना चाहिए, ये है कि जरूरतों और लोभ के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि आवश्यकता का दायरा नैतिकता, न्याय और संतोष के साथ निर्धारित किए जाए तो यह समाज को सशक्त और समृद्ध बना सकती है। संतोष का महत्व क्या है? संतोष एक ऐसा गुण है जो लोभ को नियंत्रित करता है। संतोष का अर्थ है कि उपलब्ध संसाधन का मूल्य समझना और उन्हें सही ढंग से उपयोग करना। आम जन में ये सोच डेवलप हो गई है कि हम अच्छा पहनेंगे, अच्छी गाड़ियों पे घूमेंगे, अच्छे बड़े महंगे घरों में रहेंगे, तब हमारी प्रतिष्ठा होगी, तब हमारा सम्मान होगा, वरना हम गरीबों की श्रेणी में आ जाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदमी की पहचान उसके व्यक्तित्व से होता है, उसके गुण से होता है। और दूसरा नैतिकता और शिक्षा। नैतिक शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से लोभ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में ही नैतिक मूल्यों की सीख दी जानी चाहिए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए सतत विकास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, लेकिन बिना भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को खतरे में डाले। जैसे कि पानी एक संसाधन है, पानी का व्यर्थ उपयोग करना और जंगलों का व्यर्थ दोहन करना और जो भी खनिज है उनका व्यर्थ दोहन करना, ये सब क्या है ना कि समाज में बहुत सी परेशानियों का कारण बन रही है। सरकारी और सामाजिक प्रयास, भ्रष्टाचार और अनैतिकता को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून और नीतियों की आवश्यकता है। साथ ही समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने चाहिए। आवश्यकता और लोभ के बीच का अंतर समझना मानव जीवन और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता हमें प्रेरित करती है, हमें निर्माण और प्रगति की ओर ले जाती है, जबकि लोभ हमें विनाश की ओर धकेलता है। लोभ के अतिरेक से बचने के लिए हम संतोष, नैतिकता और सह अस्तित्व के मूल्यों को अपनाना होगा। यदि मानव समाज संतुलित दृष्टिकोण के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना सीख ले तो यह केवल प्रगति का ही नहीं बल्कि अस्थायी और न्यायपूर्ण विकास का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आवश्यकता जीवन का आधार है, लेकिन लोभ का अति हमेशा विनाश का कारण बनेगा। अतः आवश्यकता को लोभ में परिवर्तित होने से रोकना ही सच्चे विकास का मार्ग है। हो गया सर। और कोई बोलना चाहेगा? देखो, सबसे बेस्ट जो है इसमें, अगर स्टार्टिंग इसमें स्टोरी से करना चाहो तो एक मुर्गी वाली स्टोरी पता होगा आप लोगों को, बच्चों ने सुनी होगी कि वो मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है एक, फिर उनको लालच आ जाता है तो उनको लगता है कि हम बड़ा घर बना लेंगे, तो फिर उस मुर्गी को काट देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो सारा जो एक रोज़ अंडा सोने का मिल रहा था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ से एक शुरुआत कर सकते, बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ से शुरुआत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे तरुणाम ने बोला है, इसने बोला, अमित ने बोला, तो आप लोग ओनली एक व्यक्तिगत जीवन तक ही इसको ले रहे हो। इसमें देखो, आवश्यकता लोभ की जननी है तो लोभ का आधिक्य नस्लें बर्बाद करता है। ठीक है, पहला तो व्यक्ति पे आएगा कि व्यक्ति अगर लोभ लालची हो जाएगा तो एक रामायण में श्लोक है, काम क्रोध ऐसे करके है कि वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। गीता में भी श्लोक है, वहाँ से शुरू कर सकते हो आप, 2-3 श्लोक डाल सकते हो यहाँ पे। फिर मान लो कि अगर समाज लोभी हो जाए, जैसे बहुत सारे समाज होते हैं, ठीक है, कहीं का भी एग्जांपल आप दे सकते हो, वो बस वही उस संसाधनों का यूज़ करना चाहता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि दूसरे समाज को हानि होगी।
जैसे नदी जल विवाद है, अगला क्वेश्चन वही है, ऐसे रिलेटेड वो भी ले सकते हो आप। फिर राज्यों को, मतलब समाज से फिर राज्यों के बारे में हो गया, राज्यों में झगड़ा होता है। फिर देश के लेवल पे भी आप ले सकते हो, जैसे चाइना है। चाइना क्या है, हमेशा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने में लगा रहता है। उससे क्या होगा, भारत चाइना युद्ध होगा, सभी तो नस्लें बर्बाद होगी। तो एक वो एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। उसके बाद इकोनॉमी, आर्थिक संसाधनों का, जैसे आप सब लोगों ने बोला वो ठीक है। तो समावेशी विकास कब होगा, एक वर्ग रहेगा जो गरीब ही रह जाएगा, एक वर्ग अमीर रह जाएगा, ठीक है। वही संसाधनों की बात कर लो, जल वाली जो बात हो गई सब लोगों ने बताया, वो लेनी पड़ सकती है, ठीक है। गरीबी हो गया, ठीक है, भुखमरी हो गई, कुपोषण के शिकार जो हो गए, ठीक है। महिलाओं के अधिकार की बात भी आएगी कि पुरुष जो है सत्ता का लोभी होता है, उसी को सत्ता चाहिए, तो सब ऐसी बातों क्या करेगा, महिलाओं को दबा कुचला के रखेगा। फिर जो ये देखो यही वाला, ये ऐसे ये इससे कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब वही है कि साइंस टेक के कारण जो है लोग अपने आप को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जैसे मान लो कि लादेन था, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं लोभी था कुछ ना किसी चीज़ का, इसीलिए देखो उसने WTO अटैक किया। तो बहुत सारे लोग, इसमें हिटलर का भी एग्जांपल दिया जा सकता है। तो ऐसे करके आपको एग्जांपल देने हैं। फिर आपका जो सॉल्यूशन बताया अमित ने बताया, ये सही है कि व्यक्ति से लेवल पे फिर अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून, कायदे, संविधान, नियम, ये सब सारी चीज़ें भी आएगी। एक पैरामीटर भी होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आएगी। इसमें इन्वायरमेंट वाला भी लेना है कि अपनी इन्वायरमेंट, जिसमें दिल्ली का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अभी डाल सकते हो। पैसे वाले लोग हैं पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, इंडस्ट्री वाले पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, पर बच्चे जो गरीब है उनकी क्या गलती है, उनको किस सज़ा का मिल रही है, किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, वो तो कोई इसमें योगदान भी नहीं दे रहे हैं। आप इन्वायरमेंट वाले मोड डाल सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है इस पर। चलो ठीक है। थर्ड, संघीय भारत में राज्यों के जल विवाद। देखो आज की NCERT में पढ़ा था, यही क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। चलो बताइए, कौन बताएगा? तरुण नाम बताइए, संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद। संघीय भारत में राज्यों के बीच जल विवाद, इसको सर ना, जैसे आप ये वाला सर बता रहे थे, बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, तो ऐसे ही एक बचपन में स्टोरी थी सर ना, दो गांवों के बीच में। इसको एक स्टोरी से शुरू करूँ सर? जैसे कि मतलब क्या बोले, एक समय की बात है, मतलब पुराने टाइम की बात है, जब दो पड़ोसी गांव रहते हैं। तो मतलब वो गांव जो है नदी के जल पर निर्भर थे, दोनों गांव। तो एक गांव ने नदी से अधिक पानी खींचने के लिए नहर बना ली, और दूसरे गांव में सूखा पड़ने लगा। तो गांव के लोग ना लड़ाई झगड़े करने लगे, उसमें उलझने लगे। तो इससे दोनों के लिए जल संकट गहरा हो गया। और तो यह कहानी ना प्रतीकात्मक रूप से भारत के संघीय राज्य और राज्य के बीच में जल विवाद जो जटिलता है ना, उसको दर्शाती है। तो ये जल है ना, तो जल ही तो जीवन है। जल जो है जीवन का आधार भी है। तो भारत जैसा विशाल देश, इसमें अक्सर राज्यों के बीच में विवाद और तनाव का कारण बन जाता है। संघीय भारत और जल विवाद, मतलब इसको पुराने या प्राचीन मतलब इतिहास ले जाके देखे तो सन के तहत जल जो है वो राज्य मतलब सूची का विषय है। और ब्रेक हो रही है बार बार, आवाज आपकी टूट रही है सर। मेरी आवाज? हाँ हेलो, हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच अब में। आ रही है सर? आ रही है, बोलिए। जैसे जल जो है राज्य सूची का विषय है, लेकिन जो नदियां हैं ना, उनकी सीमाओं को नहीं मानती हैं। भारत की जो जितनी बड़ी नदियां हैं, जैसे सर अभी आप पढ़ा रहे थे ना, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी जैसे राज्यों को लेकर, मतलब कई राज्यों से होकर गुजरती हैं ये सारी नदियां। जब राज्यों को इन नदियों के जल के बंटवारे में असमानता महसूस होती है, तो यह विवाद का कारण बन जाता है। जैसे इसको
उदाहरण सर अभी आपने बताया ही था, जल वाला पढ़ाया था, तो उसमें कावेरी जल विवाद बताया था, और मतलब इसमें भारत में सबसे पुराना और चर्चित जल विवाद है ये। और सर आप तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में विवाद बताया था अभी, वो हो गया। और ये दोनों राज्यों के बीच में कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए कावेरी जो नदी है ना, उसका जल अपना मतलब उस पर अधिकार जताने के लिए मतलब वो लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं। तो ये जल विवाद है, इसका प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है? प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, असमान भौगोलिक वितरण भी हो सकता है। तो इसमें सर प्राकृतिक संसाधन मतलब जो है वो सीमित उपलब्धता है, वो सीमित ही उपलब्ध है। भारत में जैसे जल संसाधन है तो वो सीमित तो है ही है, जबकि जनसंख्या और विकास की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। और राजनीतिक में देखें तो जो राज्य है ना, राज्य के जो नेता हैं वो अक्सर जल विवाद को भावनात्मक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति के लाभ में मतलब भुनाने लगते हैं, उसमें शामिल कर लेते हैं नेता लोग। और सर भौगोलिक मतलब भौगोलिक असमान भौगोलिक में देखें इसको, उसमें मतलब बांटे तो नदियां जो है वो एक राज्य में पर्याप्त जल दे सकती हैं, पर मतलब दूसरे राज्य में इसका प्रभाव कम हो सकता है। और इसका जैसे उदाहरण की तरह भी बताए थे आपने, महाराष्ट्र हो गया और हो गया गुजरात, इन दोनों के बीच में जैसे नर्मदा नदी, सर आपने पढ़ाया भी है एनसीईआरटी में, तो नर्मदा नदी का विवाद इसी कारण से हुआ, ये एग्जाम्पल हो गया। और सर ये मतलब नदियों के बीच में जैसे समझौता नहीं होता है, संधि भी बनती है नहीं सर, तो इन दोनों के बीच में जटिलता भी हो जाती है नहीं, तो मतलब संधि समझौते के बीच में जटिलता। तो ये जो पुराने जब अंग्रेजों का काल था, मतलब ये ब्रिटिश काल था, उस टाइम पर सब जो उन्होंने समझौते बनाए थे ना, वो आज भी विवाद का कारण बने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में सर एक कावेरी जल विवाद है, ये 1924 में मतलब इसका समझौता हुआ, मतलब ये मुद्दा है, उस टाइम का अभी भी मतलब बना हुआ है, ये हो गया। और इसके प्रमुख मतलब उदाहरण के देखे तो जैसे कि कावेरी जल विवाद, और ये सर आपने पढ़ाया कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में विवाद हो गया, तो काफी दशकों से चला रहा है। और तमिलनाडु जैसे अधिक जल चाहता है और उसकी पूरी तरह से कावेरी पर निर्भर है, और जबकि कर्नाटक कहता है कि हमारी जनसंख्या उद्योगों के लिए जल की मांग करता है, मतलब वो कहता है मुझे चाहिए कर्नाटक, और तमिलनाडु अपनी तरफ खींचता है। फिर इससे इधर मध्य प्रदेश की तरफ जाएंगे ना तो हाँ सतलज, ये सतलज मतलब यमुना का जो लिंक विवाद, इसमें भी विवाद चलता है। तो जैसे कि ये पंजाब हो गया सर और हरियाणा, इन दोनों के बीच में सतलज यमुना नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है, मतलब कई बार ये लोग झगड़ते हैं। फिर सर नर्मदा जल विवाद है, नर्मदा जल का जो वितरण है, जैसे इसको नर्मदा का जल वितरण मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो गया, और सरकार पे गुजरात और राजस्थान विवाद का कारण रहा है। मतलब हालांकि नर्मदा जल विवाद मतलब ट्रिब्यूनल के एक समझौता मतलब सुझाव है, फिर भी इससे जुड़ी समस्याएं मतलब अभी समाप्त नहीं हुई है। और महानदी उड़ीसा की तरफ आए तो सर गोवा जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक बीच में मतलब यहाँ गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक हो गया, इसके बीच में महानदी मतलब जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। और सर इसमें अब इसको वर्तमान में लेके देखें तो भारत में जल विवाद का समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार ने नदी विवाद ट्रिब्यूनल और जल संसाधन मंत्रालय जैसी संस्थाएं स्थापित करी है। तो इस पर कई विवाद अभी भी मतलब अनसुलझे हैं, मतलब पूरी तरह से सुलझ ही नहीं पाए हैं। जैसे हाल ही में कावेरी जल विवाद ना फिर से मतलब ये झगड़ा इस पे चालू है। तो जब कर्नाटक ने जल से इनकार कर दिया तो तमिलनाडु के सरकार है ना वो आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो महादई नदी जो है वो विवाद में भी है और सुप्रीम कोर्ट ने पर इस पे हस्तक्षेप किया है, और लेकिन यह मुद्दा पूरी तरह से सुलझा ही नहीं है सर अभी करंट से। और इसके बाद मतलब अब इसको समाधान के हम प्रयास क्या कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय जल नीति बनाए सही से। भारत की जो जल नीति है ना, नदियों के सतत उपयोग और को मतलब न्याय की दृष्टि से इसको मतलब लागू करना होगा।
और जो आप बता नहीं रहे थे वो बांस की जो इंटरलिंकिंग है ना का तमिलनाडु में, तो इसको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स मतलब करके देख सकते हैं। नहीं, सरकार जैसे नदियों को आपस में जोड़े और योजना बनाए, योजना शुरू करे, ये सब अभी आपने बताया था, है ना। तो जिससे जल संसाधन मतलब समुचित वितरण हो सकेगा। और दूसरा मतलब क्या कर सकते हैं, आवाज अटक रही है तुम्हारी। विवाद समाधान तंत्र में मतलब जैसे राज्यों के बीच में संवाद, वाद विवाद समाधान मतलब बातचीत करें, समाधान। अब आ रही है सर? हाँ, आ रही बोलिए। एक स्थायी प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहिए। और जैसे तकनीकी उपाय क्या क्या कर सकते हैं ना सर, इसमें हम लोग को जल्दी से आप कह रहे थे ना, देखो छत पर से कैसे छत पे वो बना रहे तमिलनाडु में, जैसे सर आप बताए आईएएस जो था उसने ये योजना चालू करी कि जल संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो वो जल संरक्षण करना चाहिए। रेन वाटर के लिए सर आपने बताई ना, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए ना, और जो अपशिष्ट जल जो है उसको पुनर्चक्रण करना चाहिए। और इन सब तकनीकों का मतलब उपयोग करके जल विवाद को हम कम कर सकते हैं। ये सर तो आप ही ने बताया। और इससे सर हम लास्ट में निष्कर्ष में क्या करेंगे कि मतलब जो जल विवाद है ना वो केवल मतलब कानूनी और या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मतलब यह हमारे अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। मतलब ये जुड़ा है। जैसे नदी धारा मतलब सभी के लिए समान होती है, वैसे ही मतलब जल का बंटवारा भी न्याय संगत और सहकारी होना चाहिए। और जब हम जल संकट और वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय, मतलब ये जो जल संकट है ना वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय बन चुका है। तो हम भारत को चाहिए कि जो राज्य है ना, तो राज्य के बीच में जो जल विवाद है उसको प्राथमिकता से मतलब हल करना होगा, मतलब भारत को। और उदाहरण जैसे पंजाब हो गया और इधर हरियाणा हो गया, इन दोनों के बीच में जैसे जो सतलज और यमुना, ये सर आपने पिछली एनसीईआरटी में पढ़ाया था। तो इन दोनों का जो विवाद है उसका हम समाधान एक मॉडल मतलब बनाकर कर सकते हैं, नहीं ये सर आपने बताया था। और उसमें मतलब अगर इसे निष्पक्ष तरीके से मतलब उसको हम लोग सुलझाएं तो अच्छा हो सकता है। फिर जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी जो होगी, जो नस्लें होंगी ना, और उनके लिए हमको जल बचाना चाहिए और न्यायपूर्ण मतलब वितरण जो है सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे सभी पक्षों को हम लोगों को मिलकर सभी पक्षों पर काम करना होगा। और लास्ट में सर ये कहेंगे कि जल ही तो जीवन है, और हम इसको समझाते हुए और भारत को जल विवादों का समाधान सामूहिक प्रयासों से करना होगा। बस सर। ठीक है। अमित, तुम कुछ बोलना चाहोगे? हाँ सर, बताता हूँ सर। ये ढांचा और जल विवाद। आवाज आ रही? संविधान के अनुसार जल एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन अंतर्राज्यीय नदियों और उनके जल प्रबंधन केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनुच्छेद 262 के तहत केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने के लिए विधेयक बना सकती है। हालांकि जल विवादों का समाधान करना संघीय ढांचों में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह राज्यों के अधिकारों और विकास की आवश्यकताओं को संतुलित करने से जुड़ा है। अब देखते हैं कि राज्य के बीच जल विवादों के क्या क्या मुख्य कारण है। पहला, असमान जल वितरण, आर्थिक और कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विकास परियोजनाओं के लिए, जल समझौतों की अस्पष्टता के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, संघीय और राज्य हितों का टकराव के लिए। कौन कौन से कारण है? तो असमान जल वितरण, भारत में जल संसाधनों का वितरण भौगोलिक रूप से असमान है। कुछ क्षेत्रों में नदियों और झीलों का अधिक घनत्व है, जबकि अन्य क्षेत्र सूखा और जल संकट से ग्रस्त है। यह असमानता जल विवादों का मुख्य कारण है। और जैसे कि बिहार को ही ले लीजिए, तो उत्तर बिहार जो है हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित होता है, और जो दक्षिण बिहार है वो हमेशा सूखा क्षेत्र घोषित रहता है। तो
ये भी कारण है। आर्थिक और कृषि आवश्यकताएं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता अत्यधिक होती है। राज्यों के बीच कृषि प्राथमिकताओं के टकराव से जल विवाद उत्पन्न होती है। कारण है कि जो जल की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जल को जी पूर्ति होनी चाहिए, वो सब में एक समान होनी चाहिए थी। लेकिन आज तक न सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और न ही किसी संस्थानों ने नहीं लिया। विकास परियोजना, बांध बैराज। विकास परियोजना क्या क्या है कि बांध बैराज और जलाशयों के निर्माण से नदियों के जल प्रवाह में परिवर्तन होता है। ऊपरी और निचले हिस्सों में स्थित राज्यों के बीच यह विवाद का कारण बन जाता है। जब बैराज बनता है तो एक क्षेत्र तो जलमग्न हो जाता है, वहीं दूसरी ओर सूखा ये रहता है। जल समझौतों की अस्पष्टता। ये जल समझौता है ना सर, ये बिल्कुल अस्पष्ट है। ये अस्पष्ट है ही नहीं कि ठीक है बोलो, क्या हुआ अमित? आवाज नहीं आ रहा अमित? कहाँ भाग गया अमित? तो भाग ही गया। महक, जब तक तुम कुछ बोलोगी महक। नहीं सर, मैंने तो डॉग क्यों तैयार किए थे सर? वो मेरे पिछले 30-40 क्लास बाकी है, मैं वो कर रही हूँ साथ में। ठीक है अमित बोलो, कहाँ भाग गए तुम? वो सर कॉल आ जाती है तो कट जाता है सर कनेक्शन। चलो ठीक है, बोलो। वो जल समझौते की अस्पष्टता। कई जल समझौते स्वतंत्रता पूर्व के हैं जो कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। यह राज्यों के बीच जल के वितरण को लेकर भ्रम और विवाद उत्पन्न करते हैं। जलवायु परिवर्तन यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून में अनियमितता आती है, बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं बढ़ी हैं, जिससे कि राज्यों के बीच जल विवाद गहरे होते जा रहे हैं। संघीय और राज्य हितों का टकराव। केंद्र और राज्यों के अधिकारों और नीतियों में असामंजस्य भी जल विवादों को जटिल बनाता है। भारत के कुछ प्रमुख जल विवाद है, जैसे कि कावेरी का जल विवाद, कावेरी नदी का जल विवाद। ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी में बहती है और मुद्दा तमिलनाडु का कर्नाटक के बीच नदी के जल के उपयोग को लेकर दशकों से विवाद चलता आ रहा है। यह विवाद मुख्यतः कृषि की जरूरतों से जुड़ा है। ठीक है सर। और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी, सतलुज यमुना लिंक राज्यों पंजाब, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के बीच में है। सतलुज और यमुना लिंक का विवाद किसके? पंजाब और हरियाणा के बीच में है। मुद्दा सतलुज और यमुना की नदियों के जल को हरियाणा के साथ साझा करने पर पंजाब का विरोध। ये जो है ना, ये सतलुज मुद्दा है। सतलुज और यमुना नदियों के जल को हरियाणा के साथ साझा करने पर पंजाब का विरोध है। महादेई नदी विवाद क्या है कि राज्यों में गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये बहती है और ये तीनों राज्यों में विवाद का कारण है। मुद्दा महादेई नदी के जल के उपयोग पर विवाद, जिसमें कर्नाटक पानी को मोड़ना चाहता है। और गोदावरी और कृष्णा नदी का विवाद, राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये मुद्दा है। और नदियों के जल बंटवारे और बांध परियोजनाओं को लेकर विवाद। ये गोदावरी और कृष्णा नदी है ना सर, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये विवाद है। जैसे कि नदियों के जल के बंटवारे और बांध परियोजनाओं को लेकर विवाद दशकों से बनी हुई है। पेरियार नदी विवाद, राज्य केरल और तमिलनाडु के बीच में है। पेरियार जो है ना, केरल और तमिलनाडु के बीच में ये नदी विवाद है। मल्ला पेरियार बांध के जल और इसके उपयोग को लेकर विवाद है। नर्मदा नदी विवाद, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में बहती है और इन चारों स्टेट में नर्मदा का विवाद है। नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध के जल के वितरण को लेकर यह विवाद है। जल विवादों के प्रभाव क्या क्या है उनको देख लेते हैं। पहला है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव जल विवादों से राज्यों में सिंचाई, उद्योग और बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक तनाव, जल विवाद राज्यों और समुदाय के बीच अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देता है। जैसे लगता है मुझे कि तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल, इन्हीं तीनों स्टेट के बीच में एक ऐसा विवाद है लेकर जल परियोजना को लेकर
कि जिसके तहत उनका कहना है कि जो पानी हम तुम्हें देते हैं, उस पानी का तुम उपयोग कर बिजली बनाते हो और फिर वही बिजली हमें बेचते हो, महंगे दामों पर बेचते हो, जो कि मुझे वो मंजूर नहीं है। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग करते हैं। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ किस स्टेट का है, लेकिन 3 ही स्टेट है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इन्हीं तीनों के बीच में है ये शायद। सामाजिक तनाव, जल विवाद राज्यों और समुदायों के बीच अविश्वास और टकराव को बढ़ावा देते हैं। पर्यावरणीय नुकसान होता है कि जलाशयों के अति उपयोग और बांधों के निर्माण से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन और जैव विविधता की हानि भी होती है। संघीय ढांचे पर प्रभाव कैसा पड़ता है? जल विवाद संघीय ढांचे में तनाव उत्पन्न करते हैं, जिससे कि राज्यों और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले 1 साल लगभग हो गए, 1-1.5 साल लगभग हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में जो जल विवाद था उसका हल उन्होंने दिया है, लेकिन दोनों के बीच में अभी भी असहमति बनी हुई है। संभावित समाधान क्या है? ये जल विवाद का संभावित समाधान है समान जल प्रबंधन नीति लाना। केंद्र और राज्यों को मिलकर जल संसाधन के प्रबंधन के लिए एक समान नीति बनानी चाहिए, जो कि नेता तो ये प्रबंधन नीति बिल्कुल नहीं लाना चाहते, क्योंकि अगर ये नीति लेकर आते हैं तो फिर इनको वोट बैंक की राजनीति करने में दिक्कत आएगी। अभी है कि 2 स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, तो जो अधिक प्रभावी होगा तमिलनाडु में, उस पार्टी को अधिक वोट मिलेगा। जो पार्टी तमिलनाडु की अधिक विरोध करेगा, अदर स्टेट वाले उसको अधिक प्रभावी मानेंगे। उस पार्टी को जल न्यायाधिकरण को मजबूत करना, अंतरराज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए स्थापित न्यायाधिकरणों को सशक्त और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। ये जो एनजीटी है, एनजीटी का काम है सर कि जो तालाब होते हैं या फिर और भी जो नदियों से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं, झरनों से संबंधित कुछ मुद्दे होते हैं, उनको कठोरता से वो लागू नहीं कर पाते हैं। तकनीकी समाधान, जल संरक्षण तकनीकों जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप सिंचाई और जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर जल विवादों को कम किया जा सकता है। सतत विकास, जल प्रबंधन के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। सहयोग और संवाद, राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए सहयोग और संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन से निपटान, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। अब इसके निष्कर्ष में है कि संघीय भारत में जल विवाद एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जो राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन और सहयोग की आवश्यकता पर बल देता है। जल विवाद न केवल राज्यों के आर्थिक सामाजिक विकास को बाधित करते हैं, बल्कि संघीय ढांचे की स्थिति को भी चुनौती देते हैं। इन विवादों को समाधान के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना होगा। न्याय संगत जल वितरण, संसाधन का सतत प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जल विवादों को हल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अंततः जल एक साझा संसाधन है और इसका उपयोग समानता, न्याय और सतत विकास के मूल्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। हो गया सर। ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? देखो, संघीय भारत में, ठीक है, पहली बात तो भारत के मामले में है तो उसी के बारे में लेना है। राज्यों के बीच जल विवाद, ठीक है, तो राज्यों के बीच जैसे यमुना को लेके है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इनके बीच विवाद है। उधर कावेरी नदी जल विवाद है, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनके बीच में गोदावरी नदी जल विवाद है। इधर जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है उसमें विवाद है। ऐसे बहुत सारी नदियों में विवाद है। अब बात ये है कि भाई विवाद तो है, पर बात है कि संघीय भारत में होते हुए भी ये विवाद क्यों आखिर में? फिर इसमें आएगा कि पहले तो राज्य जल सूची का विषय है, ठीक है, उसको लेके कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि उसको समवर्ती सूची में लाया जाए, संघ की सूची में बनाया जाए। फिर दूसरी बात इसमें जो कि सब लोगों ने, किसी ने बोला नहीं, कि सुप्रीम कोर्ट का विवाद भी रहता है इसमें। मेन आर्टिकल 136 है, जिसके तहत एक स्पेशल पिटीशन के द्वारा, जब आर्टिकल 263 के तहत है ना बना था ट्रिब्यूनल, तो उसमें ये साफ सीधा सा था कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के उसके लिए नहीं जाएगा। जो ये कमेटी जो बनेगी इसके तहत वही फाइनल डिसीजन देगी, परंतु आर्टिकल 136 ऐसा है जो स्पेशल पिटीशन डाल सकते हो। तो उसमें बहुत सारे विवाद जाने के कारण आज तक मामले सुलझे नहीं हैं, तो ये एंगल भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है।
फिर उसमें क्या होता है, दूसरे राज्य है ना, कोई पैरामीटर, मान लो कोई बोर्ड बैठा, उसने कोई पैरामीटर तय कर दिए, वो मानते नहीं उस फॉर्मूले को। फिर अभी 2017-18 में एक बिल आया था, शायद वो पारित भी हो चुका है, तो उसमें थोड़ा डिवाइड किया गया कि टेक्निकल टीम बनेगी, फिर वो कुछ रिव्यू देगी, फिर कोई और उसके ऊपर एक और कमेटी बनेगी, ऐसे करके जो फाइनल कमेटी है उसको 6 महीने में फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। पर आखिरी में विवाद यहाँ पे आ जाता है कि आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है मामला, स्पेशल पिटीशन होता है उसके कारण। तो ऐसे विवाद है, फिर आपको दर्शाना है कि इन विवादों का राज्य मतलब प्रमुख कारण क्या है भाई, राजनीतिक कारण है। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि नेचुरल फ्लो नदी का कैसा क्या रहता है, पानी का क्राइसिस ऑलरेडी कमी हो ही रही है, तो इसके अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है वो खोजने पड़ेंगे अपन को, कि जैसे वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, नदी जोड़ों परियोजना हो गई है, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेगी। फिर दूसरे पीपल टू कनेक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे दूसरी बात भाई क्रॉपिंग पैटर्न को देखना पड़ेगा कि जल की कमी वाली फसलें उगाई जाए। तो ऐसे करके संतुलित रूप से इसका एक अच्छा खासा ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आज का, नव परिवर्तन आर्थिक समृद्धि सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। तरुणम बोलिए आप। इनोवेशन इज द की डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तरुणम कुछ बोलोगे आप? तरुणम है या नहीं है यहाँ पे? तरुणम बोलिए आप। तरुणम कुछ बोलोगी? तरुणम, महक, नूरी, आप बोलो तरुणम, बोलिए। परिवर्तन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है। नव परिवर्तन मतलब वह शक्ति है जो न केवल हमारे भविष्य को परिभाषित करती है, बल्कि जो हमारी जितनी भी समस्या होती है उसको भी हल करने में अनगिनत रास्ते मतलब प्रदान करती है। जैसे कि एक प्रोजेक्ट नहीं समझ में आता है तो सीधा सर्च करो या अपने गुरु से पूछो, जैसे हम लोग आपसे गाइडेंस लेते हैं। तो यह ना इस बात को प्रमाणित करता है कि नव परिवर्तन इनोवेशन आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का आधार है। मतलब जब भी कोई समाज हो या नई सोच है, तकनीकी प्रक्रिया को अपनाता है ना, तब उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है बल्कि समाज पर भी पड़ता है। समाज के मतलब हर पहलू पर भी पड़ता है। तो जैसे नव परिवर्तन मतलब इसका अर्थ ये होगा कि जो है नई विचारधाराओं और उत्पादों और सेवाओं और प्रक्रियाओं का विकास मतलब विकास और उन्हें लागू करना, और यह किसी राष्ट्र की प्रगति के लिए अनिवार्य है। नव परिवर्तन जो है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ ये सामाजिक समस्याओं को भी हल करने में मतलब मदद करता है। जैसे सर उदाहरण दें, जैसे हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, इसका विकास जो है परिवर्तन का एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। मतलब न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद करता है बल्कि मतलब सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करके है ना समाज के मतलब कल्याण में भी योगदान देता है। और इसको आर्थिक समृद्धि में देखें नव परिवर्तन को, उसमें इसका क्या योगदान रहता है? तो इसका योगदान ये है कि जो नई तकनीकों का विकास मतलब है नव परिवर्तन और नए उत्पादों और सेवाओं को जन्म देता है। हाँ सॉरी सर, मतलब जो नई तकनीकों का विकास नव परिवर्तन मतलब जैसे उत्पाद हो गए, सेवा हो गए, इनको जन्म देगा, जिससे ना हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। और इसको इंटरनेट को जैसे इसको उदाहरण दें तो 1990 के दशक में जैसे इंटरनेट का विकास मतलब उसका प्रसार देखे तो इसने मतलब केवल वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया है बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब नया युग शुरू कर दिया है। जैसे कि तभी तो हम सब मतलब आपसे जुड़ के पा रहे हैं, सारी चीज हो पा रही है इंटरनेट के जरिए। तो एक ये नौकरी हो गया। और इसको सब रोजगार में देखे कि नए उद्योग और व्यवसाय उसके माध्यम से हम नव परिवर्तन को मतलब रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। जैसे काफी लोग टिकटॉक बनाते हैं मतलब रील्स देखते हैं या कुछ ऐसे ही
सारे इंटरनेट से मतलब जुड़े हुए हैं ना, तो उनको रोजगार भी उनसे मतलब मिलता है। उदाहरण जैसे को मतलब स्टार्टअप्स, जैसे नहीं स्टार्टअप्स का उभरा, मतलब जैसे ओला गाड़ी है सर, इससे मतलब और जोमेटो से हम लोग नहीं खाना मंगा लेते हैं जो लेट हो जाता है, तो ये हो गया सर। उदाहरण में और भी देख सकते हैं, जैसे बायजूस है ना, वो स्टार्टअप हजारों मतलब युवाओं को रोजगार देता है, काफी लोग उससे जुड़ जाते हैं के लिए। और इस पे सर इसको वैश्विक मतलब वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देखें, इसका उदाहरण दे तो नव परिवर्तन देशों को वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाता है। जैसे जैसे सर मतलब वर्ल्ड लेवल पर देखे नहीं तो जैसे अमेरिका के सिलिकॉन वैली है, और इसको मतलब जो सिलिकॉन वैली है ना, इसको तकनीकी नवाचार का केंद्र है वहाँ का, अमेरिका का। तो अब भारत में इसको देखे कि भारत में जैसे कर्नाटक का बंगलुरु है वो, तो आज ये मतलब जो तकनीकी है ना, तो नव परिवर्तन का प्रमुख केंद्र है मतलब भारत में। और क्या देख सकते हैं सर, और ये जैसे आज के न्यूज़पेपर में था जैसे कि भारत ने एक बड़ी सैन्य उपलब्धि हासिल करते हुए ओडिशा के तट से आज मिसाइल का प्रशिक्षण किया है, वहां से मतलब मिसाइल का किया, आज के न्यूज़पेपर में था। और भारत ने ये नव परिवर्तन किया, मतलब इनोवेशन किया है इसने। अंतरिक्ष में विश्व गुरु बनने का नेता सोच रहा है। और आज के न्यूज़पेपर में ये भी था कि वो क्या बोलते हैं, शुक्र पर जाने के लिए भी योजना बना रहा है, मतलब भारत 30 तक की शायद पूरा कंप्लीट होगा। तो ये मतलब ये भारत एक इनोवेशन मतलब कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब इसको सब ना, अब इसको सामाजिक तौर पे देखे, सामाजिक कल्याण में नव परिवर्तन का योगदान क्या हो सकता है, तो इसमें स्वास्थ्य सेवा को सुधार करना चाहिए और चिकित्सा क्षेत्र में हमको नव परिवर्तन। सर आवाज आ रही है? आ रही है, थोड़ा कट के आ रहा है। अरे अब आ रही है सर? हाँ आ रही है। हाँ, जैसे स्वास्थ्य में देखे, स्वास्थ्य में सुधार में तो चिकित्सा क्षेत्र में नव परिवर्तन असाध्य बीमारियों के इलाज को संभव बना दिया है। जैसे मतलब लोगों को पहले टीबी होता था, इसका इलाज नहीं था, अब तो उसका भी इलाज होने लगा है। और जैसे कि इसको सर कोविड जब नहीं हो रहा था सबको, तो कोविड महामारी के दौरान जैसे भारत ना सारे देशों को वो दे रहा था, वैक्सीन दे रहा था, मतलब सारे देशों को मतलब कोवैक्सीन और कोविडशील्ड दे रहा था। और ये अरे क्लास कर रही हूँ, सॉरी सर लाइब्रेरी के बाहर है ना इसलिए। ठीक है बोलिए। सर कोविड महामारी के दौरान जैसे वैक्सीन मतलब भारत जो है हर देशों को दे रहा था, और कोवैक्सीन दे रहा था, कोविडशील्ड दे रहा था, मतलब ये जैसे वैक्सीन बनाकर करोड़ों मतलब लोगों को मतलब इसने मतलब योगदान दिया, मतलब हाँ करोड़ों लोगों की जान बचाई। और इसको सर शिक्षा मतलब डिजिटलीकरण, जैसे कि सर अभी हमने उदाहरण दिया नव परिवर्तन को, जैसे सर आप ही से जुड़े हैं डिजिटल के जरिए तो पढ़ पा रहे हैं, ये भी एक मतलब नव परिवर्तन हो गया, मतलब शिक्षा को डिजिटल प्लेटफॉर्म लाकर मतलब सुलभ बना दिया, समावेशी बन गया। और जैसे कि दक्षिण भारत में जैसे बायजूस है, वो जो डिजिटल शिक्षा कंपनियां मतलब लेके ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में जितने भी लोग हैं ना, उनको शिक्षा पहुंचाने में सहायक हुई है, तो ये दे सकते हैं। और पर्यावरण संरक्षण में सर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे, और इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है ना सीएनजी से चलते हैं, जैसे स्कूटी नहीं सर, वो चार्ज करके चलती है, वो उसका विकास नव परिवर्तन का परिणाम हो सकता है नहीं। और समाज और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी हो सकता है, मतलब पॉल्यूशन भी नहीं होगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा, और मतलब और पर्यावरण को भी लाभ हो जाएगा। फिर इसको सर उदाहरण जैसे दे सकते हैं सर, और ये उज्ज्वला योजना नहीं, उसके जरिए हमारे घर में गैस सिलेंडर मिला था, तो काफी महिलाओं को, जितने भी गरीब परिवार है उनको एलपीजी गैस सिलेंडर मिल गई, तो ये एक उदाहरण हो सकता है। तो ये पर्यावरण मतलब एलपीजी गैस गांव-गांव तक पहुंची, तो उससे ना पर्यावरण सुधार हुआ, साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ, काफी मतलब योगदान रहा। और ये वर्तमान संदर्भ में और नव परिवर्तन को और किस तरह से देख सकते हैं,
जैसे कि आज के समय में परिवर्तन की आवश्यकता और मतलब इसकी जो आवश्यकता है और वहाँ पे और भी बढ़ गया है। तो जैसे कि भारत में ना डिजिटल इंडिया अभियान जैसे और नव परिवर्तन का नतीजा तो है ना सर ये डिजिटल इंडिया अभियान। हाँ, और जैसे ई गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान और जैसे सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सेवाएं देते हैं, ये भी हो गया सर। और हरित हाइड्रोजन मिशन जैसे भारत सरकार ने सर अभी 2024 में नहीं हरित हाइड्रोजन मतलब उसको उत्पाद को बढ़ावा दिया है, मतलब कई भी योजनाएं भी बनाई हैं। तो ये योजनाएं ना केवल ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाएंगी बल्कि मतलब जो जलवायु परिवर्तन है ना उससे भी निपटने में सहायक होंगी ये जो सारी योजनाएं। और इसमें सर और चुनौती समाधान भी हो सकता है। तो इसमें निवेश की कमी है और नव परिवर्तन बढ़ावा देने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि की भी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और सरकार और निजी क्षेत्र जो है ना अगर ये दोनों मिलकर प्रयास करें तो और अच्छा मतलब इनोवेशन होगा और अच्छा मतलब प्रयास रहेगा अगर मतलब निजी क्षेत्र मिल जाएंगे सरकार से। और दूसरा जैसे कौशल विकास की आवश्यकता, तो हम इसको ना नव परिवर्तन को लागू करने के लिए ना उच्च स्तरीय कौशल वाले कार्यबल की हमको आवश्यकता मतलब होती है। इससे ये है। और समाधान में क्या कर सकते हैं, जैसे सर एक दिन आप बात कर रहे थे स्किल इंडिया, सर आपके पास स्किल था वो जो आप कह रहे थे हम मेंस के एग्जाम देने गए तो वहाँ पे मतलब सरकारी स्कूल था, वहाँ कोई पोस्टर लगा था, उसको देख कर आपने इमेज कर लिया कि रिकॉल किया माइंड में इसको कहाँ से कहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये स्किल तो है, तो स्किल इंडिया जैसे हो गया कार्यक्रम नवाचार गति दे सकता है नहीं सर। नीतिगत ढांचे में सुधार हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो नव परिवर्तन को हम प्रोत्साहन देने के लिए सशक्त नीति की आवश्यकता, मतलब उसको सशक्त नियम बनाए उसको और कायम करें, तो ये हो सकता है। फिर निष्कर्ष में लास्ट में नव परिवर्तन में तकनीकी उन्नत तक सीमित नहीं है, मतलब ये आर्थिक और समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अभिन्न अंग है। जैसे कि जब हम मतलब आज जब हम भारत मतलब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हैं, तो जो इसका नव परिवर्तन मुख्य मतलब ये हथियार बन सकता है नहीं सर। और सर अभी क्या ना कि आज के पेपर में था चंद्रयान 3 का सफल प्रशिक्षण और गगनयान मिशन, ये मतलब ये केवल ना तकनीकी उपलब्धियां नहीं है और ये जो है नव परिवर्तन की शक्ति को भी दर्शा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर हम ऊपर मतलब विश्व गुरु बनने के लिए सोच रहे हैं, इधर दक्षिण की तरफ हिंद महासागर की तरफ हम लोग आगे बढ़ने को सोच रहे हैं, तो इससे भारत ना मतलब न्यू दिशा की तरफ उभर रहा है और जिससे भारत को ना अंतरिक्ष अनुसंधान में एक वैश्विक नेता मतलब बनने की सोच रहा है सर बस। और मतलब ये इतना मतलब कहना उचित नहीं होगा कि मतलब नव परिवर्तन जो है वह जादुई कुंजी है जो आर्थिक प्रगति और सामाजिक समृद्धि के द्वार खोल सकती है नहीं सर। और इसको भारत को चाहिए कि नवाचार और अपने विकास और जो केंद्र बिंदु है ना इनको सबको शामिल करके एक मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, ये सर आपने बताया था एक दिन, तो इन दोनों इनके पहलू के माध्यम से हमको प्रोत्साहित करें, मतलब इसे प्रोत्साहित करें, मतलब इसके माध्यम से इसको प्रोत्साहित करें ये सारी योजनाओं के माध्यम से। तो इससे न केवल अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी बल्कि समाज भी और अधिक सशक्त होगा और समृद्ध भी बनेगा। इससे सर नव परिवर्तन बस सर इतना ही। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। अमित तुम कुछ बताना चाहोगे? अमित है या नहीं? अमित है ही नहीं। महक, नूरी तुम कुछ बोलना चाहोगी? नूरी? नहीं सर, मैंने इसको रेडी नहीं किया। अरे रीड नहीं किया तो कुछ देख के कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो बताइए क्या समझ में आ रहा है। सोच लो कि आप मेंस लिख रहे हो और मेंस में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे आप? जी सर बताइए। अभी नहीं सोच पा रही हूँ। तो एग्जाम में कैसे सोचोगे? फिर सोचो, आप मेंस लिख रहे हो, इंटरव्यू कॉल कैसे आएगा फिर आपका? बताइए। ठीक है सर। बताइए कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को?
देखो इधर इनोवेशन क्या होता है। अब देखो ध्यान समझना, इससे आर्थिक समृद्धि और सामाजिक कल्याण का अपरिहार्य निर्धारक है, कि मतलब ये की फैक्टर है। अगर इनोवेशन होता है किसी समाज में तो उससे सामाजिक कल्याण भी होता है, आर्थिक समृद्धि भी होती है। जैसे कैसे, सोचो पहले बैलगाड़ी, या मान लो स्टार्टिंग में अपन एंशियंट काल में जाए तो पहले क्या था, लोग पशुचारक जीवन जी रहे थे, मतलब जंगलों में विचरण करते थे ओनली। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पत्थर अगर आप एंशियंट काल में पढ़ोगे पत्थरों के हथियार बनाए, तो इनोवेशन ही तो है। उससे वो क्या हुआ कि खेती करने लायक बने, मांस को काटने लायक बन गए, तो उनका खाने का धीरे धीरे जुगाड़ होने लगा। अब जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उन्होंने हलों का विकास करना सीख लिया। ठीक है, ये भी तो इनोवेशन ही है। अब इससे हलों का विकास करने से क्या आर्थिक समृद्धि भी हुई, सामाजिक कल्याण भी हुआ, खेती हुई, व्यापार वाणिज्य विकास हुआ, सब सारी चीज़ें हुई ना। तो ऐसे धीरे धीरे इनोवेशन आप इसमें एंशियंट काल से लेके आप बताते रहोगे कि कैसे कैसे उसका फ़ायदा हुआ। फिर धीरे जैसे वाटर कंजर्वेशन को अपन ने देखा, वो भी नई इनोवेशन ही था ना। रहट प्रणाली जो हो गई, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, और इधर वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रणालियाँ है, तो इससे सामाजिक कल्याण तो होगा ही, जल की उपलब्धता होगी। ठीक है, और उसके बाद में तुम आ जाओ इधर इसरो के द्वारा जो इनोवेशन किए गए हैं, इसके कारण जो है दूरसंचार उपग्रह बने हैं, आज टेलीविज़न तुम देख पा रहे हो, इंटरनेट का यूज कर पा रहे हो, सुरक्षा के लिए भी इंतज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे DRDO इनके द्वारा, ये भी इनोवेशन ही तो है। तो इसके लिए हो ही रहा है। जैसे अब धीरे धीरे बैलगाड़ी पे थे, बैलगाड़ी से गाड़ी का विकास हुआ, तो आवागमन तीव्र हुआ, रेल का विकास हुआ, ये भी तो इनोवेशन ही है। तो इससे आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला। सामाजिक कल्याण कैसे हुआ, जाति पात खत्म हुआ, रेलवे में लोग बैठ के जाने लगे, इधर उधर होने लगे, लोग एक दूसरे से मिलने लगे, स्वतंत्रता आंदोलन में भारत को सफलता मिली, इससे सामाजिक कल्याण भी तो हुआ इससे। फिर उसके बाद में तुम एग्जांपल दे सकते हो, जैसे अभी अगर करंट में आए अपन इनोवेशन से कैसे क्या फ़ायदा होता है। जैसे फिजिक्स वाला ही है, सोचो अगर फिजिक्स वाला आज कितने गरीब लोगों को मतलब नीट डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, ये कैसे संभव हुआ, टेक्नोलॉजी के कारण ही हुआ ना। अगर सोचो टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या संभव था, कोई सामान्य टीचर बन के रह जाता, ज़्यादा से ज़्यादा एक गाँव के लोगों को पढ़ा लेता। ठीक है, पर टेक्नोलॉजी से आज देखो पूरा ऑल ओवर इंडिया फेमस हो चुका है। वो कितने लोगों गरीब 200 रुपये का खान सर्द ले लो। तो इससे आर्थिक समृद्धि कैसे हुई कि एक वो कितने 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई है, तो कितना टैक्स देती होगी सोचो। तो उससे आर्थिक समृद्धि भी हुई है। सामाजिक कल्याण कैसे हुआ, एजुकेशन बढ़ा है, गरीब लोगों तक एजुकेशन पहुंची है, सामाजिक समानता आई है, सशक्तिकरण हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, इनोवेशन से जगह स्पोर्ट्स में जो नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, ठीक है, उससे छोटे मोटे लोग भी, जैसे यूट्यूब से बहुत सारे लोग देख देख के अच्छा अच्छा खेल सीख जाते हैं। ठीक है, उसका भी फ़ायदा पड़ता है। ई कार्ट हो गया, ठीक है, ओला उबेर हो गए, ये फ्लिपकार्ट हो गया, कितने लोगों को रोज़गार देता है, ये सभी इनोवेशन से तो हुआ है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे आपको एग्जांपल इसमें अच्छे खासे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आगे मैं फिर बता रहा हूँ। ये जीएस के क्वेश्चन में रिपीट हो जाएंगे, इथिक्स के क्वेश्चन में रिपीट हो जाएंगे। तो ये जैसे ये इथिक्स के क्वेश्चन में रिपीट होने लायक है, ये GS3 में रिपीट होने लायक है, ये GS2 में रिपीट होने लायक है, ये GS1 में रिपीट होने लायक है। इसीलिए इनको इग्नोर मत करो, अच्छे से काम कर लो। कल ये चारों पे काम करके आना, ये अच्छे टॉपिक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ सब लोग।